नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। जो आपके लिए बीपीएससी ग्रुप डी को देखते हुए डेली लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलाया जा रहा था, अभी हम लोग इतिहास कर रहे थे और इतिहास सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल से संबंधित जितने भी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करेंगे, जिसमें 90 प्लस प्रश्न हैं। और अगर आपने पीछे के अभी आधुनिक और मध्यकालीन के पूरे पार्ट नहीं देखा है, प्राचीन का भी पूरा पार्ट नहीं देखा है बचे हुए, तो उसको भी देख लेंगे। पूरे लूसेंट की प्लेलिस्ट में ये सारा कुछ बनाया हुआ है और रखा हुआ है, तो वहाँ से डेली इसका एक सेट लगाया कीजिए, बेहतरीन काम करेगा आपको जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो आइए, उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो इस बार आप लोगों को एक टारगेट दे रहे हैं 1000 लाइक का। 1000 लाइक पूरा करवाना है, इसके लिए आपको शेयर करना होगा, आपको लाइक करवाना होगा। तो उतना आप कीजिए, हम ये पूरे बुक आपको डे बाई डे प्रोवाइड करा देंगे, पेज बाई पेज। तो आइए, चलिए, बहुत बात हो गया, अब देखते हैं गुप्त काल। आइएगा, सब निकाल लीजिएगा। गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच का समय है, जिसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न कहता है, आंसर करते रहेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है कि गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त लोग जो था वो किसके सामंत था, तो कुषाणों के सामंत था। गुप्त वंश से आपका प्रश्न अक्सर एगो दोगो पूछा जाता है, तो इसलिए गुप्त वंश को जरा ध्यान से पढ़िएगा। आराम आराम से कराएंगे, और जहाँ ज़रूरत होगा उसको रिवाइज भी करेंगे, मगर आराम से, दोबारा पढ़े की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए दूसरा कहता है कि तीसरा प्रश्न आइएगा। तीसरा कहता है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। ये हमेशा पूछा जाता है। महाधिराज किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। चौथा आएंगे। चौथा कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में देखेंगे, कहता है प्रयागराज या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद है मंदसौर लेख बंधु बर्मन। मंदसौर जो है बंधु बर्मन से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। पांचवा कहता है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। देखिए प्रश्न कितना घुमा करके अच्छा अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है गुप्त शासन से संबंधित है ना, जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ मैथमेटिशियन था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत हुआ करता था। थोड़ा जल्दी फास्ट आंसर कीजिएगा। सातवां, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और देखिए अब यहाँ पर हमको एक नया प्रश्न दिख रहा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा। तो ये कहने वाला भी इतिहासकार का नाम याद रख लेंगे हम, बीए स्मिथ। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से कौन रोका, स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी। ये वही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं, अजंता किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ये सब हमेशा एकदम रिपीटेटिव प्रश्न है, हमेशा ये आपके मुंह पर होना चाहिए आंसर इसका। ठीक है, गुप्त राजवंश की प्रसिद्धि किस लिए है, तो कला स्थापत्य से है। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। एकदम मुंह पे जवानी एकदम रहना चाहिए। कहता है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे। 12 नंबर है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अजंता चित्रकारी तो बौद्ध धर्म, अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है।
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए हम लोग एक अभी तक पढ़ते आए कि गुप्त काल से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज किया, उत्तर गुप्त युग, यानी कि गुप्त युग के बाद जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो है नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी, एरन अभिलेख भानुगुप्त। अक्सर ये प्रश्न पूछता है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अब बात कर रहा है फाहियान का, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग गोल्डन एज किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्णयुग। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान जो था चीन का निवासी था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया, है ना। यही तीन प्रश्न, दो प्रश्न में हमारा तीन प्रश्न बना। फाहियान कहाँ का था? चीन का था। फाहियान किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में आया। चीन से आने वाला वह यात्री कौन था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया? फाहियान आया, है ना। प्रश्न ऐसे घूम घूम के बनेगा, तोड़ तोड़ के, तो तोड़ेंगे हम, आप लोग जोड़िएगा, ठीक ना। हम तोड़ब तो जोड़ब। आइए, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश। अब देखिए यहाँ पर आपको दो प्रश्न में ही दो प्रश्न है। पहला, सेतुबंध कोई रचना है, उसका लेखक कौन है? प्रवरसेन द्वितीय है। प्रवरसेन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो वाकाटक वंश से, यानी कि वाकाटक राज्य से है ना। तो प्रवरसेन द्वितीय की पुस्तक कौन सा है? सेतुबंध है। सेतुबंध के रचनाकार कौन है? तो प्रवरसेन द्वितीय, और वाकाटक से संबंध रखता है। आइए आगे, 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, है ना। और अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, एक समुद्रगुप्त से संबंधित, जिसको बी.ए. स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से बी.ए. स्मिथ ने किसको पुकारा? तो समुद्रगुप्त को ही पुकारा। यानी कि भारत का नेपोलियन एक उपाधि हो गया, दूसरा उपाधि कविराज्य हो गया। आगे, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम किसको कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम क्या कहा गया? सक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ? आप देखिए यहाँ पर प्रश्न निकलेगा, श्रीलंका का कौन सा राजा जिसने भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लिया? तो राजा मेघवर्मन। राजा मेघवर्मन कहाँ का शासक था जिसने भारत में भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लिया? श्रीलंका का राजा था। श्रीलंका का राजा जो मेघवर्मन है, वो बोध गया में भगवान की मूर्ति बनाने के लिए भारत के किस शासक से अनुमति लिया? तो समुद्रगुप्त। 4 गो प्रश्न टूट गया, है ना। तो ऐसा एक और टूटेगा, ध्यान से समझिएगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भारत में समुद्रगुप्त से एक किस धर्म के या किस भगवान के मंदिर बनवाने के लिए, किसके लिए? भगवान बुद्ध के लिए लिया, है ना। हाँ, तो ऐसे प्रश्न तोड़ेंगे, अभी जितना टूटेगा उतना तोड़ेंगे। ये कहा है कि गुप्त काल पे हम इसलिए इतना फोर्स कर रहे हैं क्योंकि गुप्त काल से अक्सर एक न एक प्रश्न, एक दो प्रश्न घुमाते रहता है, इसलिए हम गुप्त काल को थोड़ा आराम से कर रहे हैं और करा रहे हैं और प्रश्न को तोड़ रहे हैं। तो जरा ध्यान से रहिएगा सब। आइए, 22 नंबर, कहता है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? अक्सर पूछा जाता है, कब धारण करेगा? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का
उपाधि लिया था। जबकि हम लोग पीछे एक पढ़े थे हुनों का भारत पर आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुन पर आक्रमण हुआ था, है ना। और शक पर विजय पाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किया था? किस खुशी में? शकों को पराजित करने के कारण, है ना। शकों को पराजित करने के कारण ही चांदी के सिक्का चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। प्रश्न कहता है कि मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? सदी बताना है। चौथी सदी, चतुर्थ सदी। 27वां है कि फाहियान और ह्वेनसोंग ने के राज्यों को देखा? किसके राज्यों को देखा? ये देखा था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। यानी कि फाहियान और ह्वेनसोंग जो है, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया चीन से, और ह्वेनसोंग भी चीन से ही आया था, मगर किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। ये कह रहा है प्रश्न। धनवंतरी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था। धनवंतरी कौन था? चिकित्सक था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है फुओकी, है ना। फुकोकी कहीं कहीं पर मिलेगा, वो किससे नहीं है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत से नहीं है। बाकी बौद्ध राज्य का, गौतम बुद्ध के उपदेश का, बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों का वर्णन करता है। बौद्ध के सिद्धांतों का वर्णन उसमें नहीं मिलता, ये याद रखना है। 31 नंबर, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, ये किस लिए है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिरों में एक जाना जाता है। आइए आगे, 32 नंबर है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखेंगे 16, 17 और 19, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहे? इनका संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अमरकोश के लेखक, ध्यान दीजिएगा, अमरकोश एक पुस्तक है, उसके लेखक अमर सिंह हैं, और किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को कौन शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे यहाँ पर देखिए, मेरा पीडीएफ धुंधला हो गया। हाँ, 35 नंबर देखिए क्या कहता है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख के लेखक है हरिसेन, और ये समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। 37 नंबर कहता है कि गुप्त काल को प्राचीन का भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा, धम्मिक स्तूप जो है गुप्त काल में, जबकि एगो सांची स्तूप होता है, वो कौन बनाया था? सांची स्तूप मौर्य में अशोक। हाँ, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, गुप्त काल के सोना का मुद्रा क्या कहलाता था? दिनार कहलाता था गुप्त काल में, दिनार। और कसारपन जो है सोना, चांदी, तांबा, जिंक, ये सबसे शीशा से मिला हुआ कसारपन कहलाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव के लेखक कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किसके समय में? गुप्त काल में
करवाया गया था। ठीक है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? हुआ करता था उपज का छठा भाग, मतलब 1/6। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था। और यहाँ देखिए, एगो ऐसा ही हम लोग पढ़े थे, किसमें, ब्राह्मणों को फ्री में दान दिया था जमीन, सातवाहन वंश वाला दिया था ना, याद है? सातवाहन दिया था, ब्राह्मणों को फ्री में दान जमीन देता था। और ये क्या है, मंदिरों और ब्राह्मणों में सबसे अधिक अनुदान मतलब सब्सिडी के रूप में काम करने के लिए गुप्त वंश देता था। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसके लिए है? चंद्र के मतलब कि याद में। कहाँ पर? दिल्ली के मेहरौली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, मतलब उसी के बाउंड्री के अंदर स्थित है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक कौन था? मालविकाग्निमित्रम, अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, यानी कि मालविकाग्निमित्रम किसका रचना है? तो कालिदास का। और उसमें नाटक का जो नायक मतलब कि जो हीरो था वो अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? सैनिक उपलब्धि, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? गुप्त काल में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? 50 का जानकी हरण। जानकी हरण जो है वो नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। अजंता गुफाओं की सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघधार वाला। अजंता गुफाओं के सरीखी मतलब अजंता गुफा के जैसा मध्य प्रदेश में गुफा कहाँ है? तो बाघ, जो कि धार के हिस्सा में आता है। आगे 52 नंबर, गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? सही आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सर्वाधिक बोल रहा है गुप्त काल में। और सोना का सिक्का शुरू कौन किया था? हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों ने शुरू किया, जबकि सर्वाधिक बोलेगा तो गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। सती सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। चलिए आगे। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाना है, लगाइए। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 कंटिन्यू में। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। एक बार फिर से चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, फिर समुद्र आएगा, फिर चंद्र आएगा, फिर कुमार आएगा, फिर स्कंद आएगा। ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर। हम लोग को जाकर के लूटना चाहिए था ना, यही नहीं। 59 कहता है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। 60 नंबर, कथन कहता है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कारण कहता है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। 60 का देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ए और आर सही है, मगर एक दूसरे का व्याख्या नहीं है।
हाँ, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार, अब ध्यान रखिएगा गुप्त काल का बात कर रहे हैं, गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह से? तो ताम्रलिप्ति से। ये सब है जो बंदरगाह ही है ऑप्शन में, बड़ौच, कल्याण, क्राम्बे, मगर ताम्रलिप्ति से। आगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? रूपक। गुप्त काल में चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था। और दिनार क्या था? सोना की मुद्रा। दिनार जो है सोने का मुद्रा था। और पन जो है मौर्य काल से संबंधित है। कासारपन जो है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ये सभी शीशा से मिला हुआ बना है ना। आगे, हाँ, 63 नंबर, सूची को मिलाना है। विशाख दत्त। विशाख दत्त का संबंध किससे है? नाटक से। ब्राह्महीर खगोल विज्ञानी था। चरक चिकित्सा था। ब्रह्मगुप्त गणित था। ठीक है, ये सब नाम याद रखिए। किसका प्रोफेशन क्या था? तो विशाख दत्त नाटक, ब्राह्महीर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यानी कि विक्रमादित्य के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। 65 नंबर, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य में होता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग से संबंधित है? गुप्त काल से। कौन किया था दशमलव प्रणाली की खोज? आर्यभट्ट। और पीछे हम लोग पढ़े थे कि आर्यभट्ट किससे संबंधित था? तो गुप्त युग से संबंधित था। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? 67 देखेंगे, नहीं था। तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये गुप्त वंश के पतन मतलब कि गुप्त वंश के बर्बादी का कारण, जो कि वो नहीं है। बाकी क्या था? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का कमजोर यानी कि दुर्बल होना, हूनों का आक्रमण होना और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये सभी गुप्त वंश के पतन यानी कि हार का कारण बना। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित किया? अक्सर पूछता है। समुद्रगुप्त। जो सिक्का पर अपने बीन को बीना बजाते हुए दिखाया है वह है समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? गणित, सबसे बड़ा टेंशन यही है। आर्यभट्ट ना, मेरे लिए गणित को एक पृथक विषय के रूप में कौन स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। आगे कहता है 72 की एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ अभिलेख है। समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। एक और फिर से, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। अब इसको उल्टा करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और पहाड़पुर बुद्धगुप्त। पहाड़पुर बुद्धगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। 73 फिर से मुद्रा के प्रकार और शासक है। कुमार देवी प्रकार की मुद्रा कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम का मुद्रा जो है कुमार देवी प्रकार था। बिना वादन का प्रकार, बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय कुमारगुप्त प्रथम। यानी कि ये मुद्रा के प्रकार है, कौन से किस शासक के मुद्रा पर क्या होता था उसके अनुसार। तो कुमार देवी मुद्रा जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का था। बीना वादन वाला समुद्रगुप्त था। चक्र विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय का था। चक्र विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय का। और कार्तिकेय कुमारगुप्त प्रथम का। ऑप्शन नंबर ए।
सुमेलित करना, एक तरफ है शासक, दूसरे तरफ है उपाधि। तो चंद्रगुप्त प्रथम के उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम का जो पहला उपाधि हो जाएगा वो हो जाएगा महाधीराज। उसके बाद समुद्रगुप्त का अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का परम भागवत और स्कंदगुप्त का सक्रोपम। एक बार फिर से, महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम, अश्वमेघ पराक्रम समुद्रगुप्त, परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय और सक्रोपम स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ और प्रश्न बचे हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये। 75 नंबर देखिए, कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक और सूची 2 में पत्नी। अच्छा, मतलब राजा के पत्नी का नाम बताना है। ठीक है, तो राजा के पत्नी में चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम बताइए। कुमार देवी लिच्छवी की थी, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी। ठीक है, उसके बाद है रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी कौन? ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। उसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी। दत्ता देवी। उसके बाद है रुद्रसेन। प्रभावती गुप्त की पत्नी, मतलब रुद्रसेन जो है प्रभावती गुप्त की पत्नी हो गई। ठीक है, हाँ। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी की, रामगुप्त के पत्नी ध्रुव देवी है, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, रुद्रसेन का प्रभावती देवी। चलिए, रुद्रसेन प्रभावती। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? दक्षिण का विजय समुद्रगुप्त ने किया था 12 राज्यों पर। सर्व राज्योच्छेत्ता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त। सर्व राज्योच्छेत्ता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला समुद्रगुप्त। 78 आएंगे। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप में से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है रचना। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम, आर्यभट्टीय। धन्वंतरि का नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और ब्राह्महिर का पंच सिद्धांतक। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का, नवनीतकम धन्वंतरि का, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, पंच सिद्धांत ब्राह्महिर का। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर था पुष्यगुप्त ने, तथा इसकी मरम्मत पहली बार मरम्मत करवाया रुद्रदामन ने। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? 80 का स्कंदगुप्त। अब यहाँ पर से 3-4 गो प्रश्न। पहला, सुदर्शन झील बनवाया किसने? तो पुष्यगुप्त ने। किसका सामंत था या किसका गवर्नर था? मौर्यगुप्त का था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का था। उस सुदर्शन झील को पहली बार किसने मतलब कि मरम्मत किया? तो रुद्रदामन। और दूसरी बार मरम्मत यानी कि पुनः उद्धारण जो किया वो स्कंदगुप्त किया। आगे 81, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक देखेंगे। तो भुक्ति या प्रांत का प्रशासक उपरिक कहलाता था। विषय या जिला के प्रशासक को विजयपति कहते थे। नगर के प्रशासक को नगरपति और ग्राम के प्रशासक को ग्रामीण कहा जाता था। उपरिक किसको कहेंगे? भुक्ति या प्रांत को। विषयपति कहलाएगा विषय या जिला, नगरपति कहलाएगा नगर, ग्रामीण कहलाएगा ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। कौन सुमेलित नहीं है? 82 का देखेंगे। तो महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है। महाश्वपति अश्वसेना का था। ठीक है, महाश्वपति अश्वसेना का अध्यक्ष। गज मतलब हाथी होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, यानी कि घोड़ा का। बाकी महासंदेह विग्राहक, युद्ध और शांति का मंत्री। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। फिर से वही मिलान करना है। 83 में क्या कहता है? क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि किसको कहेंगे? कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि किसको कहते हैं? विनाश योग्य भूमि। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि। अपराहत भूमि जंगली भूमि। खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। हाँ, कृषि योग्य भूमि क्षेत्र भूमि,
निवास करने के लिए वास्तु, जंगली के लिए अपृहत, कृषि के लिए अनुपयुक्त मतलब कृषि के लायक भूमि नहीं है उसको खील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 84 कौन सी सुमेलित नहीं है, फिर से नहीं है वाला पूछ रहा। 84 का हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति का नहीं है, बाकी किरातार्जुनियम भारवी ने लिखा है, 10 कुमार चरित्र दंडी ने लिखा है और मृच कटकम शूद्रक ने लिखा है। एक बार फिर से प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखा था, किरातार्जुनियम भारवी ने लिखा, 10 कुमार चरित्र दंडी, मृच कटकम शूद्रक। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है 85 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भर्तहरि मेघदूतम, ये गलत है। मेघदूतम किसका है, कालिदास का है। बाकी क्या है तो बाघभट्ट, बाघभट्ट का अष्टांग हृदय, कामंदक का नीतिसार, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। कामंदक, नीतिसार, बाघभट्ट, अष्टांग उदय। अगला है 86, फिर से मिलान करना है। श्रेणी, श्रेणी किसको कहेंगे, साहूकार को, सार्थवाह व्यापारी को, कुलिक कहा जाता है शिल्पी या कारीगर को, और कायस्थ कहा जाता है लेखक को। ठीक है, श्रेष्ठी कहेंगे साहूकार को, सार्थवाह कहेंगे व्यापारी को, कुलिक कहेंगे शिल्पी या कारीगर को, कायस्थ कहेंगे लेखक को। 87 मिहिर कुल का संबंध किससे था, गुप्त वंश से। मिहिर कुल का संबंध गुप्त, एक मिनट, नहीं हून से, हाँ सॉरी, मिहिर कुल का संबंध हून से। आगे 88 कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था, मौखरी। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला था मौखरी। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, पीछे भी हम लोग पढ़े थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे ये 90 कुतुब मीनार के निकट स्थित लावा स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसकी जंगरोधकता के कारण, जंगरोधकता के कारण। पुंडवर्धन भुक्ति, पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत जो है अवस्थित है कहाँ, उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में जो पुंडवर्धन या भुक्ति पंथ जो है ये उत्तर बंगाल में है। अगला है 92 कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, बाघ गुफाएं हैं। आगे परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, समुद्रगुप्त परम भागवत उपाधि लिया था। और आखिरी है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस मंत्रालय से मिलती है, सॉरी मंत्रालय, शिलालेख है, शिलालेख है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है, तो सही आंसर हो जाएगा दसपुर शिलालेख। रेखा बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दसपुर शिलालेख से मिलता है। तो ये था हमारा पूरे गुप्त काल के जो कुछ भी पॉइंट थे वो। बाकी अगला जो है गुप्त उत्तर काल यानी कि वर्धन वंश से संबंधित, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट एक आएगा जिसमें, बाकी उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा होगा और डेली इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ आपको जो हम टारगेट दिए हैं 1000 लाइक का, वो आपको पूरा करना है और कराना है। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें एक बार अपने सभी ग्रुप में। वीडियो को लाइक भी किया करें और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।